नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार का शोर थम गया है और अब नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर व्यक्तिगत प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव सुर्खियों में जबरदस्त छाया रहा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का हाई वोल्टेज प्रचार भी अपनी जगह बनाता रहा। 5 फरवरी को जब दिल्ली के लोग वोट डाल रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा और तमिलनाडु की इरोड विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट तो राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। इसके लिए दोनों ही पक्षों की ओर से इतना जोरदार चुनाव प्रचार हुआ है कि दिल्ली से छपने वाले कथित राष्ट्रीय अखबारों में भी वो सुर्खियां बनता रहा। अयोध्या जिले और फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के बीच है। अजीत प्रसाद इस सीट से पूर्व विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद सीट से सांसद हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने फैजाबाद सीट से चुनाव जीता तो बीजेपी में हड़कंप मच गया। उसकी 2 वजह रही। एक तो पिछले साल जनवरी में राम मंदिर बनने के 3 महीने बाद हुए इस चुनाव में अयोध्या फैजाबाद इलाके में बीजेपी के लिए चुनाव हारना एक बड़ा झटका था, जिससे वो अभी तक उबर नहीं पाई है। और दूसरा, एक सुरक्षित सीट से अखिलेश यादव ने दलित उम्मीदवार को उतारा और जीत हासिल कर ली। यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट को जीतकर बीजेपी उस हार का बदला लेने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी और सपा दोनों के ही उम्मीदवार अनुसूचित जाति से जुड़े पासी समुदाय से आते हैं, जिसकी सीट पर अच्छी खासी तादाद है। मायावती की बीएसपी ने कोई उम्मीदवार यहां नहीं उतारा है और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया। वैसे इस सीट पर एक तीसरे उम्मीदवार को नहीं भूलना चाहिए। ये हैं भीम आर्मी के प्रमुख और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सूरज चौधरी। सूरज चौधरी पहले समाजवादी पार्टी में थे, अवधेश प्रसाद के करीबी थे और हाल में सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आ गए। सूरज चौधरी भी पासी समुदाय से हैं। बीएसपी की गैर मौजूदगी में दलित समुदाय के वोटों में वो कितनी सेंध लगाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मिल्कीपुर सीट की खास बात यह है कि बीजेपी के लिए यह सीट हमेशा से ही बड़ी चुनौती रही है। पिछले 33 साल में मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत पाई है, इसलिए सीट जीतना बीजेपी के लिए इस बार भी बड़ी चुनौती है। फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद ने 2022 में मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गोरखनाथ को हराया था। उपचुनाव में इस सीट का नतीजा आने वाले दिनों के लिए इशारा भी हो सकता है। कई जानकार तो मानते हैं कि इस चुनाव का नतीजा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है। ऐसे में यहां उछला कोई भी मुद्दा बड़ा बनना है। जैसे शनिवार को एक दलित महिला की हत्या के मुद्दे ने चुनाव को नए सिरे से गरमा दिया। घर से लापता होने के अगले दिन इस महिला का शव खेत से बरामद हुआ। महिला के परिवार को आशंका है कि उस पर यौन हमला हुआ और उसके शव को क्षत विक्षत किया गया। पुलिस के मुताबिक उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे साफ हो सकेगा कि क्या महिला को बलात्कार का शिकार बनाया गया। पुलिस ने हालांकि इन खबरों को गलत बताया कि महिला की आंखें निकाली गई। पुलिस ने कहा कि ये बेबुनियाद और गलत है। अयोध्या के एसएसपी के मुताबिक महिला के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अगले दिन महिला का शव एक खेत में मिला। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में लगता है कि अपराध वहां नहीं हुआ जहां से शव बरामद किया गया, कहीं और हत्या कर शव को वहां डाला गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इस केस के 3 आरोपी पकड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी को पुलिस प्रशासन पर यकीन नहीं है। यह मामला जब सामने आया तो स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद पत्रकारों के सामने फूट फूट कर रोए। कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये मुद्दा उठाएंगे। और उनकी ये तस्वीर जमकर वायरल हुई। विपक्ष ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमले तेज कर दिए। बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, आपने कितने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज विरोधी सरकार है, दलितों के खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहा है। योगी सरकार तुरंत इस मामले की जांच कराए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। ढिलाई के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की बात की गई। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि महिला के साथ अमानवीय बर्ताव हुआ है, ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि एक दलित महिला की हत्या के मामले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं और राज्य में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उधर योगी सरकार ने कहा कि वो मामले की तह तक जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पिछली कई घटनाओं के आधार पर आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि इस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम सामने आए। एक दलित महिला की हत्या से पहले भी मिल्कीपुर में प्रचार काफी गरमाया हुआ था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और सपा की ओर से हर उस नेता को प्रचार में उतार दिया गया जो यहां वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों के बीच है। मिल्कीपुर सीट पर कुल 3,58,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,40,000 दलित मतदाता हैं। करीब 50,000 दलित मतदाता पासी समुदाय से हैं, जबकि बाकी कोरी और जाटव समुदाय से हैं। इस सीट पर 50,000 ओबीसी, 60,000 ब्राह्मण, 50,000 यादव, 30,000 मुस्लिम और 25,000 राजपूत मतदाता भी हैं। बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल सीट रही मिल्कीपुर को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूपी के 7 मंत्रियों और 40 विधायकों को प्रचार में उतारने के अलावा खुद योगी आदित्यनाथ ने 8 बार इस सीट का दौरा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने पार्टी के अन्य दिग्गजों के साथ धुआंधार प्रचार किया। इस अभियान में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के एक होने का नारा दिया। सपा नेता अपने प्रचार के दौरान लगातार मतदाताओं को आगाह करते रहे कि उनके वोट हासिल करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर सकती है, जबकि बीजेपी लगातार याद दिला रही है कि सपा सरकार के समय कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। बीजेपी अपने हर प्रचार में समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताती रही, दावा करती रही कि दलितों को सताने वाले आपराधिक तत्वों का साथ देकर सपा ने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया है। मिल्कीपुर का ये चुनाव राजनीति पर निगाह रखने वालों के कई सवालों का जवाब भी साबित हो सकता है। सबसे पहले तो इस बात का इशारा इस चुनाव से मिलेगा कि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के कार्ड का जादू अब भी कायम है या नहीं। दूसरा अंदाजा यह मिलेगा कि बीएसपी के लगातार कमजोर होने के बाद यूपी का दलित वोट किस तरफ जा रहा है, दलित वोट किधर ट्रांसफर होंगे। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के पीछे एक वजह यह भी रही कि दलित वोट अच्छी खासी तादाद में उसकी तरफ ट्रांसफर हुए। क्या ये रुख कायम रहेगा? तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी द्वारा MY गठजोड़ यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ को छोड़कर पीडीए के भरोसे चुनाव लड़ना यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति क्या इस उपचुनाव में भी काम आएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सपा का दावा है कि पीडीए मजबूती से उसके साथ खड़े हुए हैं। मिल्कीपुर में सपा नेताओं का कहना है कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार तो बस एक झांकी थी, असली तस्वीर तो अभी बाकी है। अब एक सवाल यह है कि जब बीते नवंबर में ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो मिल्कीपुर सीट पर क्यों नहीं हुए? नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6, सपा ने 2 और आरएलडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। उन सीटों पर चुनाव कार्यक्रम के साथ जब मिल्कीपुर का ऐलान नहीं हुआ तो सब हैरान रह गए। इस सिलसिले में चुनाव आयोग से सवाल किया गया। मिल्कीपुर का नाम शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि वहां चुनाव इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक याचिका कोर्ट में लंबित है। दरअसल 2022 में फैजाबाद के जो मौजूदा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने मिल्कीपुर सीट का चुनाव जीता था, उस समय विधानसभा चुनाव, और हारने वाले बीजेपी के उम्मीदवार गोरखनाथ ने नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी थी।
आरोप लगाया था कि अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग को वैध दस्तावेज नहीं सौंपे। जब मिल्कीपुर का नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में नहीं आया तो गोरखनाथ ने कहा कि वो 2-3 दिन में चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले लेंगे, जो उन्होंने फिर वापस ले ली और इसके बाद यहां विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। पर्याप्त तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन सपा को आशंका है कि मिल्कीपुर में राज्य सरकार के तंत्र का, मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है। लिहाजा उसने चुनाव आयोग से मांग की है कि सभी मतदान केंद्रों से मतदान को वेबकास्ट किया जाए, यानी लगातार सीसीटीवी से निगाह रखी जाए और बीजेपी के लिए काम कर रहे कुछ मतदान अधिकारियों और बीएलओ को हटाया जाए। इस पर बीजेपी का दावा है कि सपा ने पहले ही हार मान ली है। इस बीच मिल्कीपुर चुनाव प्रचार में सपा के एक बागी विधायक सपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गोसाईगंज सीट से सपा के बागी विधायक अभय सिंह मिल्कीपुर में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान प्रसाद के लिए प्रचार करते नजर आए। अभय सिंह ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि इस इलाके से सांसद और विधायक दोनों ही एक परिवार से क्यों? क्या सपा के पास नेताओं की कमी है? योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर के चुनाव को राष्ट्रवाद और परिवारवाद की लड़ाई बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सपा विकास और जन कल्याण विरोधी है, उसकी निगाहें सैफई से आगे जाती हैं। तो एनडीटीवी एक्सप्लेनर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे मिल्कीपुर जहां ये उपचुनाव हो रहा है उसका नाम कैसे पड़ा। नहीं, इसका जो रिश्ता है मिल्क से तो नहीं, या फिर कुछ और वजह है, देखेंगे ब्रेक के बाद। कोई भी इलाका किसी भी कारण चर्चा में आ सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए हाई वोल्टेज प्रचार के कारण चर्चा में है। जबरदस्त यहां पर इस बार सियासी लड़ाई है। ऐसे में एक जिज्ञासा यह हुई कि मिल्कीपुर का नाम कैसे पड़ा। क्या इसका मिल्क यानी दूध से कोई लेना देना है? तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर नाम का मिल्क से कोई नाता नहीं है, बल्कि ये नाम पड़ा है यहाँ रहने वाले मिल्की समुदाय के लोगों के कारण जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हैं। मिल्की मुस्लिम को जट मुस्लिम भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के पूरे अवध इलाके में वो पाए जाते हैं। मिल्की समुदाय के कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं। दिल्ली सल्तनत के दौर में उन्हें मिल्की नाम दिया गया। मिल्की समुदाय के लोग आमतौर पर आर्थिक लिहाज से काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में आगे रहने की वजह से ब्रिटिश दौर में भी उन्हें खासी तवज्जो दी गई। उन्नाव ज़िले में वो बड़ी ज़मीनों के मालिक भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और इलाहाबाद में भी मिल्की मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।